हेलो व्यूअर्स, मैं अजय कुमार, सहायक प्राचार्य अर्थशास्त्र, हरिहर शाह महाविद्यालय उदा किशनगंज। आज पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा के एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है आगत विश्लेषण, जिसे हम लोग आगम विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, अर्थात रेवेन्यू एनालिसिस। तो आज मैं चर्चा करूंगा किसी भी फर्म के आगम के वक्रों की और सभी वक्रों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब हम लोग आगम की बात करते हैं किसी फर्म की, तो आगम होता क्या है? तो कहते हैं किसी निश्चित मात्रा की जब बिक्री करती है कोई भी फर्म, तो उस बिक्री से जो उसे प्राप्त होती है आय, उसे हम लोग कुल आगम के नाम से जानते हैं। मतलब कुल बिक्री जो वो करती है कोई भी फर्म, और उससे जो उसे आय प्राप्त होती है, उसे हम लोग कुल आगम के नाम से जानते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है औसत आगम का। औसत आगम क्या होता है कि जब हम लोग कुल आगम में कुल बिक्री की जा रही वस्तुओं की संख्या से भाग दे देते हैं, टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन से भाग दे देते हैं टोटल रेवेन्यू में, तब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? औसत आगम, अर्थात एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो है वो प्रति इकाई मूल्य के बराबर होता है और फर्म के लिए मांग का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू ही बताता है कि किस कीमत पर कितनी वस्तु की मांग की जा रही है। तो इस प्रकार एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है, वक्र जो है, उस फर्म के लिए मांग वक्र भी होता है। अगला कॉन्सेप्ट है सीमांत आगम का, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू नाम से ही स्पष्ट है कि सबसे अंतिम वस्तु के बिक्री से जो फर्म को आगम प्राप्त होता है, उसे हम लोग सीमांत आगम कहते हैं। अंतिम इकाई जो बेची जाती है फर्म के द्वारा, उससे प्राप्त रेवेन्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमांत आगम। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? टी आर ऑफ एन, टोटल रेवेन्यू ऑफ एन, माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ एन माइनस 1। यहाँ एन जो है वस्तु की संख्या है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है, यूनिट्स ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि औसत आगम और सीमांत आगम वक्रों के बीच क्या रिलेशन है। हाँ, एक बात और कि कोई भी विक्रेता या कोई भी फर्म तब तक उत्पादन करती है जब तक उसका औसत आगम उसके औसत लागत से अधिक होता है। अपने उत्पादन कार्य को कंटिन्यू रखने के लिए वो औसत आगम और औसत लागत वक्र का ध्यान रखती है, उसी के आधार पर वो अपना प्रोडक्शन कार्य करती है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि औसत आगम और सीमांत आगम वक्र में क्या रिलेशन है। तो औसत आगम वक्र जब भी एक सीधी रेखा होगी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं AR कर्व को, तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है AR वक्र से जब Y एक्सिस पर डाले गए लंब को बीचों बीच काटेगी। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस पर सेल्स है और वाई एक्सिस पर रेवेन्यू लिया गया है। लेकिन ये स्थिति बीचों बीच काटने वाली स्थिति तभी होगी जब AR वक्र एक सीधी रेखा होगी। लेकिन व्यवहार में AR एक कर्व होती है, और जब कर्व होती है तो दो प्रकार से कर्व हो सकती है। एक हो सकती है मूल बिंदु के और कन्वेक्स, या फिर होगी कनकेव। जब कन्वेक्स होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो होगा एवरेज रेवेन्यू कर्व से ज़्यादा दूरी पर होगा।
और जब कनकेव होगा तो कम दूरी पर होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जो कर्व की लोच होती है, अथवा मांग की लोच होती है, जब ज़्यादा लोचदार होती है, जब लोचदार वक्र होता है तो दूरी जो है कम होता है, और जितनी लोच कम होती चली जाती है उतनी दूरी अधिक होती चली जाती है मार्जिनल रेवेन्यू वक्र और एवरेज रेवेन्यू कर्व के बीच। आगे चलते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने बिंदु विधि, जो कि हम लोग मांग की लोच चैप्टर में अध्याय में हम लोगों ने देखा था, बिंदु विधि से हम लोग किसी भी मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। तो उसी विधि का प्रयोग करके श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मांग की लोच से AR और MR के बीच संबंध को कुछ मैथमेटिकल एक्सरसाइज करके व्यक्त किया है, जो आपके स्क्रीन पर है, अर्थात AR = MR × E/E-1। यहाँ E जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो अगर हम लोगों को इन तीनों में से कोई दो चीज़ पता हो तो तीसरा चीज़ हम लोग आसानी से इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग को इलास्टिसिटी और MR पता हो तो AR निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को AR और इलास्टिसिटी पता हो तो MR निकाल सकते हैं। AR MR पता हो तो इलास्टिसिटी क्या है वो हम लोग निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है वो निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एक फार्मूला किसी भी फर्म के लिए बहुत ही उपयोगी उन्होंने दिया। अब जब AR वक्र सीधी रेखा होती है तो जैसा कि हम लोगों ने मांग की लोच चैप्टर में भी देखा था कि बीच वाले बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई के बराबर होता है, उसके ऊपर वाले भाग में >1 होता है और उसके नीचे भाग में <1 होता है। तो वहाँ हम लोगों ने MR से संबंध नहीं देखा था उसका। आज यहाँ MR से संबंध देखते हैं कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है उस समय 0 होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू उस फर्म का उस समय पर 0 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार इस तरह के बाजार हों तो उसमें अभी तक अध्ययन किए गए वक्रों की प्रकृति उस प्रकार की होगी। लेकिन जब बाजार पूर्ण प्रतियोगिता की होगी उसमें क्या होता है कि मांग वक्र अर्थात AR वक्र जो है पूर्णतया लोचदार होता है। ठीक है, पूर्ण लोचदार होता है, और जब यह लोचदार होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू वक्र जो है एक हो जाता है AR वक्र से, उसमें समाहित हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी देखा कि जितना लोच अधिक होगा उतना दूरी MR वक्र और AR वक्र के बीच कम होगा, और जितना लोच कम होगा उतना AR और MR वक्र के बीच की दूरी अधिक होगी। यही कारण है कि यहाँ डिमांड वक्र अर्थात एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है MR वक्र के बराबर है। ये कंडीशन सिर्फ जो है पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में ही होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किसी भी फर्म के रेवेन्यू कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो में अच्छे से जाना होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कोई लाभ हुआ है तो ज़रूर इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को थम्स अप दें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।